क्या पृथ्वी से लीक हो रहा सोना हुआ चौंका देने वाला खुलासा, जानकर रह जाएंगे हैरान। धरती के अंदर कितना सोना है, ये कैसे बाहर निकलता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस पर लगातार रिसर्च चलती है और नए नए खुलासे होते रहते हैं। इस बीच जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में ऐसा खुलासा हुआ है जिसे पढ़कर आप चौंक जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगेन के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि जब कहीं ज्वालामुखी फटता है तो उसके लावा के साथ पृथ्वी के अंदर मौजूद सोना और रुथेनियम जैसी कीमती धातुएं बाहर निकलती है और धरती की सतह तक पहुंचती है। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने हवाई के किलाउथा और लोई ही ज्वालामुखी फटने के बाद बाहर आए लावा की स्टडी की थी, जिसके बाद ये बातें सामने आई है। अरबों टन सोने का खजाना धरती के अंदर मौजूद। शोध के मुताबिक धरती के कोर में करीब 30 अरब टन सोना मौजूद हो सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.77 ट्रिलियन यूरो है। हालांकि सतह तक बहुत ही मामूली अंश पहुंचते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये सूक्ष्म लीक, ये छोटे लीक धरती की उन परतों की झलक दिखाते हैं जिन्हें अब तक सबसे अमीर और सबसे कठिन पहुंच वाली परत माना जाता है। इस रिसर्च में शामिल मैथियास विल्बोल के अनुसार हम यहाँ गांठों की नहीं बल्कि अति सूक्ष्म निशानों की बात कर रहे हैं। क्या धरती के अंदर से सोने को निकाला जा सकता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा तकनीक इतनी सक्षम नहीं है कि धरती के कोर से सीधे सोने या अन्य धातुओं का खनन किया जा सके, लेकिन यह अध्ययन धरती की संरचना यानी स्ट्रक्चर और अरबों वर्षों से उसके भीतर चल रही प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में बेहद अहम है। कैसे मिला धरती के अंदर गोल्ड होने का सुराग? इस शोध के लिए वैज्ञानिकों ने महासागरीय द्वीपों की बेसाल्ट चट्टानों का अध्ययन किया। ये चट्टानें धरती के भीतर से उठने वाले गर्म मेटल प्लूम से बनती है। इनमें पाए जाने वाला रुथेनियम धातु धरती की कोर की पहचान के रूप में काम करता है। लावा में 100 Ru आइसोटोप का ऊंचा स्तर यह संकेत देता है कि धरती के कोर का 0.3% से भी कम हिस्सा सतह तक पहुंच पाता है। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि कोर पूरी तरह बाकी धरती से अलग थलग नहीं है, जैसा कि पहले माना जाता था। मेरठ जेल में बंद नीले ड्रम हत्याकांड की आरोपी मुस्कान की अजीब ख्वाहिश, चाहिए ऐसी औलाद। मेरठ की चौधरी चरण सिंह कारागार में बंद मुस्कान, जिसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी, अब उसी मुस्कान की एक अजीब ख्वाहिश सामने आई है। जी हाँ, जेल में बंद मुस्कान चाहती है कि वह कृष्ण भगवान जैसे बेटे को जन्म दे। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी का यह मामला पूरे देश को दहला चुका है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की थी। हत्या के बाद दोनों ने शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भरा और सीमेंट डालकर छिपाने की कोशिश की। पुलिस गिरफ्तार कर भेजा है जेल। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेरठ की अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं। इसी बीच जेल के भीतर मुस्कान की यह इच्छा चर्चा का विषय बन गई है। साथी बंदियों से उसने कहा है कि वह कृष्ण भगवान जैसे बेटे को जन्म देना चाहती है। जेल अधीक्षक वीरेज राज शर्मा का कहना है कि मुस्कान गर्भवती है और जेल मैनुअल के मुताबिक उसका इलाज और खान पान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। वहीं मुस्कान ने साथी बंदियों से अपनी एक अनोखी ख्वाहिश साझा की। उसका कहना है कि वह भगवान श्री कृष्ण जैसे बेटे को जन्म देना चाहती है जो समाज में आदर्श स्थापित करे। हालांकि जिस अपराध के आरोप में वह जेल के सलाखों के पीछे है, उसकी वजह से लोग उसकी इस इच्छा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरठ का यह मामला न सिर्फ अपराध की विभत्सा को दर्शाता है, बल्कि आरोपी मुस्कान की सोच को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। जेल में बंद रहने के दौरान जहां अधिकतर कैदी खुद को बचाने या जमानत की कोशिशों में लगे रहते हैं, नीतीश कुमार बदलेंगे पाला या बीजेपी के साथ जाकर बिहार में बनाएंगे सरकार? सामने आई चौंकाने वाली भविष्यवाणी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जो राजनीति की गर्माहट को और बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनके सहयोगी दलों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सीएम नीतीश ने अपने राजनीतिक करियर में कई बार अपनी रणनीति बदली है, जिससे उनके फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले वे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करके राज्य में फिर से अपनी सरकार बनाएंगे? इसी बीच स्वामियों ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। एक इंटरव्यू में स्वामियों ने सीएम नीतीश कुमार और आगामी बिहार चुनाव को लेकर कहा, फिलहाल किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अपने जीवन के चौथे चरण में
प्रवेश कर चुके हैं और इस समय स्थिरता उनके लिए ज्यादा अहम है। स्वामियों ने बीजेपी को लेकर किया बड़ा दावा। उन्होंने आगे कहा, बिहार चुनाव इस बार बीजेपी के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। पार्टी राज्य के युवाओं को एकजुट करने में सफल हो सकती है। जनता पहले से ज्यादा सजग है और ऐसा लगता है कि इस बार बिहार एक सही और निर्णायक फैसला लेने जा रहा है। अभी के हालात को देखते हुए किसी बड़े बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार में तीसरे विकल्प की तलाश जारी। भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में मोदी मैजिक के साथ साथ युवा वोटरों को साधने पर फोकस कर रही है। बेरोजगारी, विकास और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बिहार में तीसरे विकल्प की तलाश अभी भी जारी है। पिछले कुछ सालों में पप्पू यादव, प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने भी राज्य में राजनीतिक वैकल्पिक मंच खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि इन प्रयासों को अभी तक संपूर्ण जन समर्थन नहीं मिला है, लेकिन युवा और शहरी मतदाताओं में इनकी बातें सुनी जा रही है। फेसबुक, यूट्यूब और एक समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स को भारत के इस पड़ोसी देश ने रातों रात किया बंद। नेपाल सरकार ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत कुल 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। नेपाल के लोग अब इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दरअसल सरकार ने इन कंपनियों को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था। समय सीमा पूरा होने तक जिन कंपनियों ने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया उन सब पर कार्रवाई करते हुए पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि कई लोगों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे फ्री स्पीच पर अंकुश बताया है। सरकार का क्या कहना है? नेपाल के संचार और सूचना मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने बताया कि सरकार ने सबसे ज्यादा यूज होने वाली 2 दर्जन कंपनियों को लगातार नोटिस भेजकर अपनी कंपनी को देश में रजिस्टर कराने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से इन पर तुरंत बैन लगाया जा रहा है। मंत्रालय ने टेलीकॉम अथॉरिटीज को इन साइट्स को तब तक ब्लॉक रखने के आदेश दिए हैं जब तक वो खुद को नेपाल में रजिस्टर नहीं करवा लेती। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त तक का समय दिया गया था। समय सीमा पूरी होने के एक हफ्ते बाद सरकार ने इन्हें बैन कर दिया है। इन ऐप्स पर नहीं लगा बैन। गुरुङ ने बताया कि टिकटॉक और वाइबर समेत 5 कंपनियों ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसके चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बता दें कि नेपाल ने 2023 में टिकटॉक को भी बैन कर दिया था। बाद में जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो गई तो 2024 में यह पाबंदी हटा दी गई। सरकार की हो रही आलोचना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन करने पर नेपाल सरकार की आलोचना हो रही है। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया था। इसके अलावा कई शर्तें इतनी कठोर है कि उनका पालन किया जाना मुश्किल है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे नेपाल की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने क्यों कही ये बात? बिहार चुनाव से पहले बताया आगे का एजेंडा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार चुनाव से पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, आगे का प्लान बना रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार 5 सितंबर 2025 को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही। साफ कहे कि वे बिहार के लिए मर मिटने को तैयार है। उन्होंने आगे का एजेंडा भी बताया। हम स्मार्ट गांव बनाकर देंगे। मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा, जिस तरीके से पिताजी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, तो हम स्मार्ट गांव बनाकर देने का काम करेंगे। यह मेरा वादा है। इसके लिए हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये काम करा के रहेंगे। जिस तरीके से महुआ के लोगों को हमने काम करा कर दिया है, उसी तरीके से बिहार के लोगों को काम करा कर देंगे। एक सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम अब उस आरजेडी संगठन में नहीं है, इसलिए अब हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। महागठबंधन के लोग अब मेरे साथ आ रहे हैं। हमारे साथ तो सब लोग जुड़ रहे हैं। सब लोग जनता के बीच जाने के लिए अपने अपने तरीके से रास्ता खोजता है, लेकिन हम गांव की पगडंडियों को पकड़कर चलना चाहते हैं। कई जिलों में सभा कर चुके तेज प्रताप यादव। बता दें कि आरजेडी से 6 साल के लिए निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने टीम तेज प्रताप यादव बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में इस साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो वे खुद तो लड़ेंगे ही, साथ ही कई और लोगों को भी मैदान में उतारेंगे। चुनाव से पहले वे अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, मनेर, पटना, महुआ, वैशाली समेत कई अलग अलग जगहों पर सभाएं कर चुके हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि वे जहां भी जा रहे हैं उनके साथ युवाओं की भीड़ दिख रही है। वे युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव
आरजेडी के बिना अपने दम पर कितना सफल हो पाते हैं। पूरी दुनिया के 11% मुस्लिम, भारत में 2050 तक विश्व में होंगे कितने हिंदू और कितने मुसलमान। चलिए जानते हैं। PW रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 25 साल बाद हिंदू और मुसलमानों की आबादी में बहुत अंतर आ जाएगा। वर्तमान में ईसाइयों के अलावा सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की है और हिंदू चौथे नंबर पे आते हैं। प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2050 तक मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 2 अरब 76 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के करीब होगी। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या में करीब 1.5 अरब का अंतर होगा, यानी पूरी दुनिया में हिंदुओं से 1.5 अरब ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की होगी। रिपोर्ट में 2010 और 2050 में दोनों धर्मों के लोगों की जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं और बताया गया है कि 40 सालों में दोनों धर्मों की जनसंख्या कितने फीसदी बढ़ जाएगी। कितने बढ़ जाएंगे मुसलमान। रिपोर्ट में दोनों धर्मों की फर्टिलिटी रेट के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 में मुसलमानों की जनसंख्या 1 अरब 59 करोड़ 97 लाख थी, जो 2050 तक यानी अगले 25 सालों में बढ़कर 2 अरब 76 करोड़ 14 लाख 80 हजार हो जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2050 में पूरी दुनिया की कुल आबादी में से 29.7% मुसलमान होंगे, जो 2010 में 23.2% थे। कितने होंगे हिंदू। हिंदू आबादी की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार 2010 में पूरी दुनिया में 1 अरब 3 करोड़ 22 लाख 10 हजार हिंदू रहते थे, जो 2050 तक बढ़कर 1 अरब 38 करोड़ 43 लाख 60 हजार हो जाएंगे। इस हिसाब से 2050 में हिंदुओं की आबादी पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या के 14.9% होगी, जो 2010 में 16.4% थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी मुसलमानों के मुकाबले कम होगी। चलिए पूरी दुनिया के बारे में तो बात कर लिए, अब बात करते हैं भारत के बारे में कि भारत में कितने होंगे हिंदू और कितने होंगे मुसलमान। भारत में भी मुस्लिमों की जनसंख्या में काफी इजाफा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 121 करोड़ आबादी में से 79.8% हिंदू है और 14.2% मुस्लिम रहते हैं। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार साल 2010 में पूरी दुनिया की कुल हिंदू आबादी का 94% हिस्सा भारत में रहता था। 2050 तक भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 31 लाख 10 हजार हो जाएगी, जो पूरी दुनिया की कुल मुस्लिमों का 11% हिस्सा होगी। देश में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब 30 करोड़ हो जाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसकी। रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जिस धर्म के लोग सबसे ज्यादा होंगे वो ईसाई हैं। वैसे वर्तमान में भी सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। 2050 तक ईसाइयों की जनसंख्या 2 अरब 91 करोड़ 80 लाख 70 हजार हो जाएंगे, जो 2010 में 2 अरब 16 करोड़ 83 लाख 30 हजार थी। इस हिसाब से 40 सालों में ईसाइयों की जनसंख्या 74 करोड़ 97 लाख 40 हजार बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया की कुल जनसंख्या में से 31.4% ईसाई होंगे।